नमस्कार, ये है आवाज एट 9। क्या अरविंद केजरीवाल जाल में फंसे या फिर ये मास्टर स्ट्रोक है? क्या कांग्रेस के साथ दिल्ली में सरकार बनाकर गलती हुई है या फिर अपने आप को साबित करने का मौका है आम आदमी पार्टी के लिए? दिल्ली के नए मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सेवक कहे अरविंद केजरीवाल से ऐसे कई सवाल पूछे जा रहे हैं। कैसे करेगी आप अपने वादे पूरे, इस पर हमारी खास कवरेज है आगे आवाज एट 9 में। बहुत कुछ है वैसे आज शो में। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का पहला हिंदी इंटरव्यू देखिए हमारे साथ। राजू ने कहा है कि नई सरकार से बैंकिंग लाइसेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अप्रैल तक नई बैंक लाइसेंस देने का भरोसा भी दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महंगाई काबू में नहीं आए तो बढ़ सकती है ब्याज दरें। और शेयर बाजार भी होगा हमारा खास फोकस। दिन भर शानदार बढ़त दिखाने के बाद आखिरी कुछ समय में बाजार ने घुटने टेक दिए और निफ्टी आज 6300 के नीचे बंद हुए। तो ये हमारी कुछ टॉप स्टोरीज। मैं हूं तमन्ना, मेरे साथ है विपिन। तो सरगर्मी भरा दिन रहा आज, इसलिए कुछ और भी बड़ी खबरें हैं, आपको बता देते हैं क्या है ये खबरें। हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश पर भी उठा सवाल। सीबीआई की शुरुआती जांच में वेदांता मैनेजमेंट, विनिवेश मंत्रालय और माइनिंग मंत्रालय के अधिकारियों के नाम शामिल। मालदीव के बाद अब जीएमआर इंफ्रा तुर्की से भी बाहर। तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी मलेशिया होल्डिंग्स को बेची। 22 करोड़ यूरो में हुआ सौदा। महंगाई को मात देने वाला इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आज से लॉन्च। रिटेल महंगाई दर आधारित इस बॉन्ड में 31 दिसंबर तक लगा सकेंगे पैसा। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी पाने वाली कंपनियों पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पैनी नजर। सीडीआर का गलत फायदा उठाने का शक। सुपर बाइक मार्केट ने पकड़ी रफ्तार। हार्ले डेविडसन, डुकाटी और ट्रायम्फ के बाद कावासाकी ने उतारी 2 हाई एंड बाइक। कीमत 12.5 लाख रुपए के करीब। जल्दी बाजार में आएगा सैमसंग का गैलेक्सी ग्रैंड 2। 22 से 25 हजार रुपए के बीच होगी कीमत। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी। घने कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में उड़ानों और ट्रेन सेवाओं पर असर। दिल्ली की गद्दी पर अब आम आदमी राज करेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। आज उप राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। 26 दिसंबर को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण होगा। अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। सिस्टम को साफ करने और बदलने के लिए जन आंदोलन, अनशन, नाउम्मीदी में राजनीति में उतरने का फैसला, फिर पार्टी बनाना और पहले ही चुनाव में जनता का भरोसा जीत लेना। बिल्कुल एक ऐसी स्क्रिप्ट की तरह है जो अब तक फिल्मों में ही सच होती दिखी है। सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। यहाँ छोटा मोटा टॉय ऑटो में आता है और सीएम ऑटो में। लगता है अब इस देश का कुछ होगा। ये सीन करीब 12 साल पुरानी फिल्म नायक का है। फिल्म देखकर लोगों को यही लगा था कि काश असल जिंदगी में भी ऐसा हो पाता। लेकिन अगर हम अरविंद केजरीवाल के सफर पर नजर डालें तो वो किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं लगेगी। और अगर किसी संजीदा फिल्मकार ने उन पर फिल्म बनाई तो वो हिट भी हो सकती है। हर गैर कानूनी काम करने वाला कानून से बचने के लिए या तो चमचागिरी करता है, गुंडागर्दी करता है, रिश्वत देता है, या फिर अपनी नाजायज कमाई का थोड़ा सा हिस्सा देकर खुलेआम घूमता है। मैनिफेस्टो बहुत सोच समझ के, बहुत डिस्कस करके, एक्सपर्ट से चर्चा करके बनाया गया था और बहुत वाइड कंसल्टेशंस के साथ बनाया गया था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि पहली बार जनता को एक ईमानदार राजनीति दिखाई दे रही है। जनता की उम्मीदें मैनिफेस्टो से भी बहुत परे है। अरविंद केजरीवाल ने अपने पॉलिटिकल करियर का धमाकेदार आगाज किया है। चुनावों से पहले तक सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आम आदमी पार्टी के वजूद को ही नकार रही थीं। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो भी पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस के सहयोग से। सिर्फ 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल एक समाज सेवी थे, लेकिन अब वो नेता हैं। परिवर्तन के नाम से एनजीओ चलाने वाले अरविंद केजरीवाल ने भी 1 साल पहले तक नहीं सोचा होगा कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम उन्हें सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगी। पेशे से IRS ऑफिसर रह चुके अरविंद केजरीवाल का नाम अन्ना आंदोलन से सुर्खियों में आया। लोकपाल बिल के लिए मुहिम में वो अन्ना के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। लेकिन उन्हें लगा कि सिस्टम से बाहर रहकर उसकी गंदगी साफ करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा पार्टी बनाकर उन्होंने मंजिल के लिए राह बदल ली और अन्ना का साथ छूट गया। आम आदमी पार्टी ने पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ा।
और 28 सीटें जीतकर दिखा दिया कि मुद्दों की राजनीति करें तो भी लोग भरोसा करते हैं। अब उनकी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली ने सत्ता तो सौंप दी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। उन्होंने कुछ ऐसे वादे किए हैं जिनके बारे में विपक्षी पार्टियों को लगता है कि इन्हें पूरा करना संभव ही नहीं है। मसलन बिजली की दरें आधी करने, 700 लीटर पानी मुफ्त देने और भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे पर वो कैसे खरे उतरेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सिस्टम से लाचार दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीद से उन्हें जीत का सेहरा पहनाया है। देखना होगा किसी फिल्म की तरह वो अपनी कहानी को भी एक खूबसूरत अंजाम दे पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो दिल्ली में सरकार बनाने के ऐलान के साथ ही आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस और बीजेपी के सियासी हमले शुरू हो गए हैं। अब तक आपको बिना शर्त समर्थन देने का दावा करने वाली कांग्रेस अब अपने पुराने दावे को नकार रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वो दिल्ली की नई सरकार की स्थिरता की गारंटी नहीं ले सकते। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने पर केजरीवाल की नीयत पर ही सवाल खड़े किए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का ऐलान होते ही पार्टी कार्यकर्ता झूम उठे। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वादों इरादों के हिमालय से क्या वाकई कोई ऐसी गंगा बहेगी जो दिल्ली की समस्याओं को हल कर दे। केजरीवाल को पूरा भरोसा है कि उनके वादे प्रैक्टिकल हैं और उन्हें हकीकत में कर दिखाना नामुमकिन नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सामने आने वाली सियासी दांव पेचों से वो कैसे निपटेगी। इसकी एक झलक कांग्रेस की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बयान से नजर आई। हमने तो सीधा साधा काम यही करा था कि समर्थन दिया, आउटसाइड समर्थन, अनकंडीशनल नहीं है। ये मैं स्पष्टता से कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज। आम आदमी पार्टी की माने तो वो इसके लिए पहले से ही तैयार है। उसका कहना है कि उसे जनता पर भरोसा है। अगर सरकार गिरी तो जनता बहुमत से सरकार लाएगी। हालांकि उसके लिए परेशानी वाली बात बीजेपी का बदला हुआ रुख भी है। सत्ता के लिए उन्होंने अपने सारे प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। दिल्ली में जो सरकार बनने जा रही है वह दिल्ली की जनता से एक प्रकार का धोखा है। तो आम आदमी पार्टी सरकार के आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे होने हैं। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी से 6 महीने तक कांग्रेस समर्थन वापस नहीं ले सकती। इन्हीं 6 महीनों में आम आदमी पार्टी को अपनी प्रशासनिक क्षमता, सियासी समझ और राजकीय काबिलियत साबित करनी होगी। साक्षी खन्ना, दिल्ली। आपकी सरकार बनने के बाद दिल्ली की जनता ने सुकून की सांस भी ली है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं लोग दिल्ली में आज। कंडीशन कर रही है और वो वादा कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट 6 महीने तक तो टिकी रहेगी सरकार, गिरेगी नहीं। तो इसमें कोई गलत भी नहीं अगर बना रहे हैं तो। जब तक आप सीट पे बैठेंगे नहीं, कोई जिम्मेदारी लेंगे नहीं, तो हम लोगों को कैसे पता लगेगा। और दूसरी बात यह कि जब आपको एक ऊपर वाले ने, ईश्वर ने एक मौका दिया, आम आदमी ने आपको एक मौका दिया, तो आप उस मौके का पूरा फायदा उठाएं और जनता को कुछ करके दिखाई देना चाहिए कि दो पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी, ये किसी के लिए कुछ नहीं कर पाई। अच्छा है, बनाना चाहती है तो हमारी सुविधा के लिए कुछ करे। आगे की जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसे खत्म करे। जैसे उनके वादे, जैसे उनकी बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि हम सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, पानी के बिल कम करेंगे, 700 लीटर पानी देंगे। ये सब चीजें जब तक आप आओगे नहीं, कैसे करोगे। और आखिरी घंटे में क्यों बाजार ने आज गवाई तेजी, कहां से बना दबाव। इस्तांबुल एयरपोर्ट से भी निकली GMR इंफ्रा, कितने में हुआ सौदा, बताएंगे आपको सब ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां शुरुआत में आज अच्छी तेजी के बाद आखिरी घंटे में बाजार ने हौसला खो दिया। आज कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स निफ्टी मामूली बढ़त पर तो बंद हुए, लेकिन जो बढ़त थी वो उन्होंने गंवाई। आखिरी दबाव कहां से बना, ये बता रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। शुक्रवार की भारतीय बाजारों की अच्छी खासी तेजी के बाद और FIs के शानदार खरीदारी के आंकड़ों को देखने के बाद बाजारों में आज फिर से जोश चढ़ा और ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती ने भी एक अच्छा सहारा देने की कोशिश की। एक्सपायरी का हफ्ता था और जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते में बाजार में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो होता ही है और वैसा ही रुझान आज भी देखने को मिला। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, निफ्टी 6300 के पार भी गया, टिका भी, लेकिन आखिरी आधे घंटे में
थोड़ी सी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी और बाजार काफी शांत क्लोजिंग देते हुए नजर आए। लेकिन असली एक्शन था मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में, यहां पर जमकर खरीदारी होती हुई दिखी। 1% से ज्यादा की बढ़त यहां पर आती हुई दिखी और ब्रॉडर मार्केट में काफी तेजी का माहौल था, जिससे आप देख सकते हैं कि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद काफी बेहतर कमजोर शेयरों के मुकाबले में और वॉल्यूम्स 2,85,000 करोड़ के पार पहुंचते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन जहां पर जमकर खरीदारी होती हुई दिखी, खासतौर से एक्सपायरी के हफ्ते में। रियल एस्टेट शेयरों ने आज की तेजी को लीड करने का काम किया और HDL, DLF जैसे शेयरों से अच्छी बढ़त आती हुई नजर आई। वहीं बैंक्स भी आज काफी मजबूत थे, खासतौर से PSU बैंक्स, PNB के नेतृत्व में ये सारे बैंक्स काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए। मेटल शेयरों में बेहतरीन खरीदारी होती हुई नजर आई। जिंदाल स्टील 5%, 5.5% की बड़ी उछाल दिखाता हुआ नजर आया। हालांकि सेंसेक्स से ये बाहर हो रहा है, एक्सिस बैंक अंदर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी तेजी होती हुई दिखी। इंफ्रा शेयरों में आज अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी। जो पर्यावरण मंत्री हैं जयंती नटराजन का वीकेंड पर इस्तीफा हुआ, उसके बाद इंफ्रा स्टॉक्स में आज जमकर खरीदारी होती हुई दिखी, इस उम्मीद में कि अब रुके हुए प्रोजेक्ट्स शायद इन्हें हरी झंडी मिले। निफ्टी पर बाकी शेयरों में जहां तेजी होती दिखी, भेल, जेपी जैसे हाई बीटा स्टॉक और ONGC जैसे दिग्गज में खरीदारी होती हुई नजर आई। हुई इन्फोसिस में बाला के इस्तीफे के बाद यहां पर आज कमजोरी का रुझान देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन रही है, ऐसे में टाटा पावर जो वहां पर बिजली सप्लाई का कारोबार करती है, सेंटिमेंट इंपैक्ट एक नेगेटिव यहां पर देखने को मिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूरीज ये दो स्टॉक आज खबरों में रहे, क्योंकि वीकेंड पर खबर ये आई थी कि दियाजो के साथ यूनाइटेड स्पिरिट्स की जो डील है वो खतरे में है, क्योंकि कर्नाटक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। इन दोनों ही स्टॉक में आज मुनाफा वसूली होती हुई दिखी। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने अपनी कम ब्याज दरों वाली स्कीम को बरकरार रखा और यहाँ पर तेजी होती हुई दिखी। वहीं कई मिड कैप शेयर काफी तेजी से ऊपर आते हुए दिखे। 2 NBFC कंपनियां, दीवान हाउसिंग, SKS, बायोकॉन के लिए काफी अच्छा दिन था और कुछ सरकारी कंपनियों में BML, MTNL जैसे शेयरों में भी आज अच्छी तेजी का माहौल देखने को मिला। जानकार आने वाले दिनों में भारतीय बाजार के लिए QE3 में कटौती को नहीं बल्कि करंट अकाउंट घाटे, ग्रोथ में कमी, महंगाई जैसे कारण घरेलू दिक्कतों को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं। I think some of the taper has been factored in by markets, but at the same time, I would dispute that it was actually the announcement of QE ending that was a problem in emerging markets during the summer. I think already India had some significant problems of its own, particularly as regards the current account deficit and, of course, slowing growth as well. Some of Southeast Asia, the markets had gone up such a long way from 2009. There was bound to be a phase of correction, and that's effectively what happened. वहीं ऐसे में कहाँ है आपके लिए निवेश के अच्छे मौके? आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बाजार के जानकार। केन इंडिया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और उनको डॉलर डिप्रिसिएशन से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। दूसरे अगर स्टॉक्स की बात करें तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस अभी भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में जो करेक्शन आया है उसके बाद वो भी अट्रैक्टिव लग रहा है। और जहाँ तक कुछ मिड कैप्स की बात करें तो PVR है, इरोस है, हैथवे केबल एंड डेटाकॉम है, टेलीकॉम के अंदर भारती है और सॉफ्टवेयर के अंदर KPIT, हेक्सावेयर, ये स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। मालदीव के बाद अब GMR इंफ्रा तुर्की से भी बाहर हो गया है। कंपनी ने तुर्की के इस्तांबुल सविका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी मलेशिया होल्डिंग्स को बेच दी है। ये सौदा 22.5 करोड़ यूरो में हुआ है। मलेशिया होल्डिंग्स की इस्तांबुल सविका इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहले ही 20% हिस्सेदारी है। GMR इंफ्रा के मुताबिक इस रकम का इस्तेमाल कर्ज उतारने में होगा। हम आपको बता दें कि GMR इंफ्रा 40,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है इस कंपनी पर। हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक विनिवेश में गड़बड़ी के मामले में तैयार हुई CBI जांच रिपोर्ट में वेदांता ग्रुप का नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक इस विनिवेश में गड़बड़ी के कारण सरकारी खजाने को कई 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वेदांता ग्रुप के अलावा हिंदुस्तान जिंक, विनिवेश मंत्रालय, खनन मंत्रालय के अधिकारियों के नाम भी जांच रिपोर्ट में आए हैं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने कम कीमत देकर हिंदुस्तान जिंक में हिस्सेदारी खरीदी, जिससे सरकार को भारी नुकसान हुआ। CBI के मुताबिक इस मामले में जल्द ही अनिल अग्रवाल को नोटिस भेजा जाएगा। HDFC म्यूचुअल फंड ने मॉर्गन स्टैनली का म्यूचुअल फंड कारोबार खरीद लिया है। ये सौदा 170 करोड़ रुपए में हुआ है। इस खरीद के बाद HDFC म्यूचुअल फंड के निवेशकों की संख्या 4 लाख बढ़ जाएगी। सौदे के तहत HDFC म्यूचुअल फंड ने मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड के 8 फंड खरीदे हैं। इन 8 फंडों में 3,290 करोड़ रुपए के एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और रघुराम राजन ने अप्रैल तक नया बैंक लाइसेंस जारी करने का भरोसा दिया।
महंगाई इकोनॉमी को लेकर क्या है आरबीआई गवर्नर का नजरिया, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। क्रिसमस के मौके पर सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को सांता क्लॉज देंगे ढेर सारे गिफ्ट। ऐसे शेयर जहां 1 साल के लिए पैसा लगाकर आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। देखिए सौदा आपका क्रिसमस स्पेशल कल सुबह 10:30 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने अप्रैल तक नया बैंक लाइसेंस जारी करने का भरोसा दिया है। राजन ने बैंकों से बढ़ते एनपीए पर तेजी से काबू करने की अपील भी की है। रघुराम राजन ने हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या से खास बातचीत में कहा कि महंगाई और बढ़ते करंट अकाउंट घाटे को काबू में करना उनकी प्राथमिकता है। सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ हैं आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन। डॉक्टर राजन, स्वागत है आपका। आपकी पॉलिसी के तुरंत बाद जिस तरह से 3 बैंकों ने 3-4 दिन के अंदर ही अपने होम लोन के रेट्स कम किए और स्पेशल ऑफर्स दे दिए, ऐसा लगा कि आपने रेट घटाने के सिग्नल दिए हैं। क्या ये रीडिंग सही है? नहीं, रीडिंग सही नहीं है। हमने बस यही कहा कि हम डेटा को देखने वाले हैं और अगर इन्फ्लेशन नंबर्स नीचे आ जाते हैं तो हम अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट रेट सेट करेंगे, लेकिन अगर बढ़ेगा तो हमें कुछ और करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है फिर ये कम्युनिकेशन कहीं गलत हुआ बैंकों को कि उन्होंने तुरंत ये ऑफर्स दे दिए? बैंक्स आर लुकिंग एट द कॉस्ट ऑफ फंडिंग एंड डूइंग व्हाट दे थिंक इज अप्रोप्रिएट। आई थिंक दे विल आल्सो वॉच द पॉलिसी। वो देखेंगे हम क्या करेंगे and they will act accordingly once the next policy statement is made. We are not in any way saying that we are done. इसका मतलब यह है कि अगर आप 6 से 9 महीने आगे देख रहे हैं तो 6 से 9 महीने आगे आपको लगता है कि दोनों होलसेल प्राइस इंडेक्स और रिटेल प्राइस इंडेक्स काफी नीचे होंगे, आपके टारगेट के आसपास होंगे? We don't know because it depends on how the economy is reacting to past interest rates. आज आपका assumption वो है? No, आज हमारा assumption ये है कि हमें और देखना चाहिए. We have to see more data to see how the economy is responding. The last data showed the economy was not responding, but that data was also influenced by some very high spikes in vegetable prices. We'll wait for one more month. तो ये possibility है कि जिस तरह से आपने कहा कि एक डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड चल रहा है, चूंकि बहुत ज्यादा मंदी है, चूंकि 4-4.5% जीडीपी ग्रोथ है, आईआईपी क्लोज टू 0 ही चल रहा है, अभी 2 साल होने आ गए, तो इसकी वजह से अगर आप अभी रेट ना भी बढ़ाएं तो भी महंगाई की जो रेट इस समय है, चाहे वो करीब 8% पे डब्ल्यूपीआई हो या 11-12% पे रिटेल इन्फ्लेशन हो, ये अपने आप भी कुछ महीनों में नीचे आ सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। देयर मेनी फोर्सेस। वन, हार्वेस्ट हैज बीन गुड। The good harvest will tend to bring down food prices, which has been a big factor. Second, we are seeing, a stronger exchange rate than there was a few months back. That will also help bring food prices. And third, the point you made that output, उत्पादन बहुत ही weak है. It's very, very low. So the difference between what the economy can produce and how much it's producing, the spare capacity is quite a bit. That tends to bring down prices. Why? Because your motor vehicle producer says, I'm not selling anything. Maybe if my costs permit, I can bring down prices. Some people have raised their prices. Others are actually cutting, giving more discounts because they can't raise prices. In that environment, prices can also fall of their own accord, or at least not rise as much. So we're waiting to see whether those effects are playing out and whether vegetable prices, which were spiking up, whether they'll come down. And we'll take an overall view. So at this point, we're not saying we're done. But let us take a view based on data without reacting to every sort of sharp movement in the data. पर एक्चुअली आप देखें तो जो 2 प्रोडक्ट्स में मेनली आपको राहत है, पल्सेस में राहत है और थोड़ी बहुत कुछ एडिबल ऑयल्स में है, वो ग्लोबल प्रोडक्शन शायद बढ़ा है, ग्लोबल प्राइसेस नीचे आए हैं, उसकी वजह से है। Domestic response to if you look at milk production has been strong in response to what this thing. If you look at poultry is also increasing in production. These are places where there is a production response to the higher demand. Now, it hasn't been enough, which is why the prices have gone up even more. Over time, that will kick in. But you're absolutely right that
if demand is higher than supply, we can't wait for supply to come in because supply takes a little longer. So you have to deal with demand. Food demand is harder to tackle through interest rates, but there are other sources of demand which are easier to tackle. Ideally, what we want to do is bring consumption down a little bit, right, so that it matches the supply of production and you have lower inflation. तो आपकी पूरी बात से ऐसा लग रहा है कि आपने जो इनिशियली आते ही ये सिग्नल दिया था कि आप इन्फ्लेशन पे फोकस रखेंगे, कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात जो ग्लोबली कही जाती है उसको फॉलो करेंगे। अब शायद 3 महीनों में आपका व्यू थोड़ा सा चेंज हुआ है कि आप ग्रोथ को भी बराबर वेटेज देना चाहते हैं, उसको भी एक होलिस्टिक पिक्चर लेके चलना चाहते हैं। So don't get me wrong. Inflation targeting doesn't mean that you don't keep an eye on growth, because the level of growth of the economy tells you how much disinflation there's already in the system. What you're trying to say is, I want to bring inflation down. Okay? In an environment where there's strong growth, the answer is very easy. I'll just raise interest rates very high because I need to bring growth also down. But in an environment where growth is very weak, the weak growth is already doing some of your work for you. So you have to calibrate in a more careful way. Remember, when we raised interest rates in September, nobody thought we would raise interest rates, right? We raised interest rates again. So nobody should doubt our desire to fight inflation and our belief that interest rates are the main tool that we have. Nobody should doubt that. पर थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए भी है कि आप अगर रिटेल इन्फ्लेशन को वॉच कर रहे हैं तो फिर आपका वो टारगेट क्या है, आप अभी तक बताते नहीं। Because I'm telling you, I can't tell you a target until I know how our measures are effective. See, what happens is there are two things at work. One is the what we call the output gap. How much output is below the potential for the economy. If it is far below, that means you're not using enough of your capacity, and industry will cut prices. That will bring down inflation. The second is expectations. Now, anybody who's telling you interest rates should be far higher is usually putting a lot more weight on expectation formation. They say somehow if you raise interest rates to 12, 13, 14%, people will sense inflation will come down, inflation will actually come down, and that will be the way you will work. Now, that's a much more theoretical sort of channel through which it works. It's less clear that works as effectively in India. I want to give some opportunity for the data to tell me that it is working. Then I will act. But let nobody be confused that our aim is to bring down inflation. और ब्रेक के बाद बताएंगे एक ऐसे बॉन्ड के बारे में जिसमें निवेश से महंगाई हो जाएगी, नो टेंशन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों कर रहा है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग वाली कंपनियों की जांच, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। नई सरकार के लिए खत्म हुआ दिल्ली का इंतजार। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का फैसला किया। अरविंद केजरीवाल होंगे नए मुख्यमंत्री, रामलीला मैदान पर लेंगे शपथ। बाजार ने आखिरी घंटे में गवाई शानदार बढ़त, निफ्टी 6300 के नीचे बंद, लेकिन इंफ्रा रियल्टी शेयरों में दिखी तेजी। आरबीआई गवर्नर बनने के बाद रघुराम राजन ने आवाज को दिया अपना पहला हिंदी इंटरव्यू। खास बातचीत में कहा सरकार बदलने से बैंकिंग लाइसेंस नहीं लिए जाएंगे वापस, अप्रैल तक नए बैंक लाइसेंस देने का दिया भरोसा। हिंदुस्तान जिंक के विनिवेश पर भी उठा सवाल। सीबीआई की शुरुआती जांच में वेदांता मैनेजमेंट, विनिवेश मंत्रालय और माइनिंग मंत्रालय के अधिकारियों के नाम शामिल। मालदीव के बाद अब जीएमआर इंफ्रा तुर्की से भी बाहर। तुर्की के इस्तांबुल एयरपोर्ट में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी मलेशिया होल्डिंग्स को बेची। 22 करोड़ यूरो में हुआ सौदा। महंगाई को मात देने वाला इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आज से लॉन्च। रिटेल महंगाई दर आधारित इस बॉन्ड में 31 दिसंबर तक लगा सकेंगे पैसा। कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी पाने वाली कंपनियों पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पैनी नजर। सीडीआर का गलत फायदा उठाने का शक। सुपर बाइक मार्केट ने पकड़ी रफ्तार। हार्ले डेविडसन, डुकाटी और ट्रायम्फ के बाद कावासाकी ने उतारी 2 हाई एंड बाइक, कीमत 12.5 लाख रुपए के करीब। जल्दी बाजार में आएगा सैमसंग का गैलेक्सी ग्रैंड 2, 22 से 25 हजार रुपए के बीच होगी कीमत।
और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और उत्तराखंड में मौसम की पहली बर्फबारी, घने कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में उड़ानों और ट्रेन सेवाओं पर असर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नजर उन कंपनियों पर है जिनके कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज को बैंकों ने अनुमति दी है। ईडी को शक है कि कई कंपनियां सीडीआर का गलत फायदा उठा रही हैं, जिसको देखते हुए उन्होंने कुछ कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। इस पर और जानकारी के लिए बात करेंगे अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, ईडी किस आधार पर सीडीआर वाली कंपनियों की जांच कर रहा है? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सूत्रों से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ईडी को शक है कि सीडीआर यानी कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का मिसयूज कर रही हैं कंपनियां। ऐसे में पिछले 6 महीनों में जिन जिन कंपनियों ने सीडीआर मैकेनिज्म के लिए बैंकों में अप्लाई किया है या फिर ऑलरेडी यहां बैंकों ने जिन कंपनियों को अप्रूव किया है, उसकी जांच यहां ईडी ने शुरू कर दी है। साथ ही खासतौर से अगर इंफ्रा कंपनीज और ज्वेलरी कंपनीज उनके रडार पर हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनके बैलेंस शीट को यहाँ ईडी जांच कर रहा है। अगर हम सीडीआर मैकेनिज्म की बात करें तो ये बैंकों की तरफ से एक सहूलियत होती है जो दी जाती है कंपनियों को, जिसमें अगर वो पेमेंट लोन का पेमेंट टाइम पर नहीं कर पाए तो उनको रीस्केड्यूलिंग का एक मौका मिलता है और साथ ही जो उनके लोन पर ब्याज बनता है उसको भी यहाँ बैंक मिनिमाइज कर देती है, जिसको देखते हुए ईडी का कहना है कि इसको मिसयूज किया जा रहा है। जो नेगेटिव कैश फ्लो कंपनियां दिखा रही हैं वो सही है कि नहीं, ये जांच कर रही है। अगर यहाँ सीडीआर फोरम सेल के आंकड़ों को देखें तो इस तिमाही की फर्स्ट क्वार्टर की बात करें इस साल की तो करीब 15,000 करोड़ के जो लोन है वो सीडीआर फोरम सेल में गए हैं। उसके बाद अगर हम सितंबर तिमाही की बात करें तो करीब 22,000 करोड़ के लोन जो हैं सीडीआर फोरम सेल में गए हैं और अभी जो अक्टूबर के बाद की बात करें तो करीब 25,000 करोड़ के जो लोन है वो सीडीआर फोरम में गए हैं। यहाँ तक कि पिछले 2 साल में जो रीस्ट्रक्चर लोन है उसका 20% जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है और साथ ही जो यहाँ पर एसबीआई जो है, जो पीएसयू बैंक है जिसमें एसबीआई का सबसे आगे नाम है, जिन्होंने सीडीआर मैकेनिज्म को बैंकों को यहाँ पर कंपनीज को अप्रूवल दिया है। तो एक काफ़ी बड़ा कंसर्न है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए, जिसको देखते हुए, बढ़ते केसेस को देखते हुए ईडी ये जांच करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं यहाँ पर नेगेटिव कैश फ्लो है कि नहीं और कहीं किसी तरह का यहाँ मनी ट्रेल का मैटर तो नहीं सामने आ रहा है। शुक्रिया श्रीमी सारी डिटेल्स के लिए। और महंगाई से निपटने वाले बॉन्ड आज से बाजार में खुल गए हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड रिटेल महंगाई दर यानी सीपीआई से जुड़े होंगे। 31 दिसंबर तक आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। जिस तरह से महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे में इस बॉन्ड्स में आप मोटे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें रिटेल महंगाई दर से 1.5% और ज्यादा रिटर्न मिलेगा। इसमें 5,000 से 5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है। तो क्या है इस बॉन्ड की फीचर्स और क्या इसमें पैसा लगाने से मिलेगा अच्छा फायदा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट अर्नव पांड्या। अर्नव, सुनने में तो ये बॉन्ड्स काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन आपको लगता है कि 10 साल के एक टाइम फ्रेम में ये बॉन्ड्स अच्छा रिटर्न दे पाएंगे, देखते हुए कि इन्फ्लेशन अभी से अपने सबसे ऊंचे स्तर तक आ गई है? अगर हम देखें तो ये इस वक्त एक आकर्षक प्रोडक्ट दिखेगा क्योंकि इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन इतना हाई है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 6 महीने पर कंपाउंड होता है और ये कंपाउंडिंग एक अच्छा बेनिफिट है, लेकिन हर 6 महीने पे ये रेट रीसेट भी होगा, यानी कि पिछले 6 महीने में जो जिस प्रकार से इन्फ्लेशन मूव हुआ है उस हिसाब से इसमें जो रेट है वो उसका भी बदलाव होगा। तो जब रेट्स हाई है तो आज आपको एक हाई रेट ऑफ रिटर्न इस बॉन्ड में दिखेगा। पर दूसरी बात ये है कि ये पूरा बॉन्ड जो है वो 10 साल के लिए है, यानी कि एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक 10 साल का टाइम होराइजन का आउटलुक देखना पड़ेगा और इसमें निकलना भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए सिर्फ 3 साल के बाद एक एग्जिट ऑप्शन है, यानी कि वो पैसा बाहर ले सकते हैं लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट में पेनल्टी लगेगी। तो ये देखते हुए आपके पास लिक्विडिटी कम है और अगर अगले सालों में जैसे कि अनुमान है कि इन्फ्लेशन कम होते जाएगा, उस तरह से इस बॉन्ड पर भी आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कम होते जाएगा। तो इस हिसाब से आज आकर्षक है, लेकिन आपको आगे का सोचना चाहिए कि क्या इस प्रकार का हाई रेट ऑफ रिटर्न मेंटेन होगा और अगर नहीं होगा तो आपको दूसरे ऑप्शंस बाजार में देखने चाहिए। जी अर्णव जी, अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जैसे एफडी या एफएमपी से कंपेयर करें तो फिर कौन सा विकल्प बेहतर लगता है? अगर
हम देखें तो पहली बात तो जो इंटरेस्ट ये बॉन्ड पे मिलेगा वो टैक्सेबल है, यानी कि ये प्री टैक्स इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। उसके सामने अगर हम 2-3 कॉमन प्रोडक्ट्स जो आज मार्केट में है उसे देखें तो देखिए फिक्स डिपॉजिट्स अगर देखें तो वहाँ आप 9.25% लॉक इन कर सकते हैं श्योरिटी के साथ ये पूरे टाइम पीरियड के लिए। दूसरा एक प्रोडक्ट जो आप देख सकते हो वो FMP भी है, पर FMP यूजुअली 1 या 3 साल के लिए आपको मिलेगा, तो उसमें इतना लंबा टाइम होराइजन नहीं है। पर एक और आज प्रोडक्ट है जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स है, वो आपको 10, 15 और 20 साल के लिए ऑप्शन देते हैं, और वो भी 8.9 से 9% तक आफ्टर टैक्स, यानी कि आफ्टर टैक्स आपका रिटर्न इतना हाई होए। तो उसके हिसाब से अगर हम इस इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड को कंपेयर करें तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो इतने लंबे समय तक मेंटेन कर पाएगा इस बॉन्ड, क्योंकि जिस प्रकार से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है तो उस हिसाब से आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन इंस्ट्रूमेंट से कम मिलेगा। तो ये सब देखते हुए ये टैक्स फ्री बॉन्ड्स अभी सबसे आकर्षक दिखते हैं। जी शुक्रिया अर्नव। यानी विपिन, अच्छा प्रोडक्ट तो है लेकिन शायद थोड़ी देर से आ गया, क्योंकि इस लेवल से लगता है कि इन्फ्लेशन 10 सालों में शायद कम ही होगा, या उम्मीद तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और अगर बढ़ा तो फायदा भी हो सकता है। और सेट में याचिका दायर करने पर सेबी और सहारा में झगड़ा बढ़ा, पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। और होम लोन सस्ता करने के लिए क्यों मजबूर हुआ स्टेट बैंक, जानेंगे बैंक की चेयरमैन अरुंधति से इस छोटे से ब्रेक के बाद। सैट यानी सिक्योरिटी एपेलेट ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करने पर सेबी और सहारा में झगड़ा बढ़ता जा रहा है। सहारा ने सेबी के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है। पिछले हफ्ते ही सैट ने सहारा को आदेश दिया था कि सेबी के खिलाफ नई याचिका दायर कराने पर वो सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला 7 जनवरी को सुनाएगी। वहीं सैट ने इस मामले में सुनवाई 17 जनवरी तक टाल दी है। SBI की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने हमसे खास बातचीत में बताया कि क्यों बैंक के लिए होम लोन सस्ता करना जरूरी हो गया था। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बैंक अब रिश्वतखोरी को लेकर काफी सतर्क है। We did have too much of liquidity, and this liquidity of course has been brought about on account of the huge FCNB inflows that we have seen in the country. It's not as though, you know, I am raising the deposit rates a lot and getting a liquidity from the country. That's not it. We have done some internal soul searching. One thing that we have done is there is already a gift taking and giving policy in the bank, which restricts the amount, I think, to 500 rupees or 750 rupees. Now that is a very small sum, and also a person is not able to understand when something is given. They normally won't open a package and have a look to see what is inside and things like that. So what we have said is that we will try at this point of time to have a no gift taking and no gift giving policy. But I have not put it into so many words in the policy document itself. What we have done is we have sensitized people. अगर आप आने वाले दिनों में हवाई सफर करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट जनवरी 19 से अप्रैल तक के बीच में 65% डिस्काउंट पर टिकट बेच रही है। इसके लिए आपको जनवरी 5 तक स्पाइस जेट की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक कराना होगा। हवाई टिकट की रेंज 2157 से शुरू होगी। दरअसल जनवरी से अप्रैल के बीच छुट्टियों का सीजन खत्म हो जाएगा। ऐसे में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए स्पाइस जेट ने प्रमोशनल ऑफर शुरू किया है। और सैमसंग उतारेगा गैलेक्सी ग्रैंड 2, क्या है इसमें खास, देखेंगे आगे। और कावासाकी ने उतारी है 2 धमाकेदार स्पोर्ट्स बाइक्स, कितनी है कीमत बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्रिसमस के मौके पर CNBC आवाज के दर्शकों को सांता क्लॉज देंगे ढेर सारे गिफ्ट। ऐसे शेयर जहां 1 साल के लिए पैसा लगाकर आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। देखिए सौदा आपका क्रिसमस स्पेशल कल सुबह 10:30 बजे सिर्फ CNBC आवाज पर। साल खत्म होने को आ रहा है और सैमसंग ने इस साल का अपना आखिरी बड़ा स्मार्टफोन लॉन्च आज कर दिया। कैसा है सैमसंग का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन, बता रहे हमारे टेक गुरु अभिषेक तैलंग। इस साल मिड प्राइस रेंज में सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड धड़ल्ले से बिका। अब लॉन्च हो गया है इसका वर्जन नेक्स्ट सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड 2। इस फोन में 5.2.5 इंच की बड़ी टच स्क्रीन दी गई है। ये फोन एंड्रॉइड 4.3 जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है।
तेज प्रोसेसिंग के लिए इसमें 1.2 गीगाहर्ट्ज का क्वाड कोर प्रोसेसर 1.5 GB रैम के साथ दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए सैमसंग गैलेक्सी ग्रैंड में 8 मेगापिक्सल ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है, जिससे HD वीडियो रिकॉर्डिंग करना भी मुमकिन है। इन सब के अलावा इस डुअल सिम फोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं। आप 4 लाख सॉन्ग्स आप का मज़ा ले सकते हैं, वो भी लैंग्वेजेस में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में सॉन्ग्स हैं। साथ में ऑलमोस्ट 5,000 मूवीज़ हैं, 500 डिफरेंट कॉन्सर्ट के शोज़ हैं और 90+ टीवी चैनल। कहते हैं कि वर्जन 2 वर्जन 1 के मुकाबले हमेशा बेहतर होता है, और ग्रैंड 2 की जब हम बात करते हैं तो ये बात एकदम 16 आने सच साबित होती है। इसकी स्क्रीन को ही लीजिए, जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है पिछले वर्जन के मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि ये फुल HD स्क्रीन नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छी है। और इसका जो पीछे का बैक पैनल दिया गया है सॉफ्ट टेक्सचर्ड, ऐसा गैलेक्सी नोट 3 में दिया गया था, जो कि काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। इसका प्राइस करीबन 23,000 to 25,000 के बीच में होगा, और ये जनवरी 1st वीक में लॉन्च हो जाएगा अगले साल। पर यहाँ पर ये जो मिड प्राइस रेंज वाले स्मार्टफोन्स की जो कैटेगरी होती है, इसमें कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है। एक तरफ तो देसी स्मार्टफोन्स बनाने वाली कंपनीज भी अच्छा कंपटीशन दे रही हैं इस प्राइस रेंज में सैमसंग को, और इसके अलावा सैमसंग का एक और फ़ोन है जो गैलेक्सी ग्रैंड 2 को काफ़ी कड़ी कंपटीशन देगा, वो है सैमसंग गैलेक्सी S4 मिनी, जो स्क्रीन साइज़ में तो इससे थोड़ा सा छोटा है, पर बाकी फीचर्स के मुकाबले इसको कड़ी टक्कर देता है। अभिषेक तेलंग, मुंबई। चलिए, फोन के बाद अब बात कर लेते हैं ऑटो की। देश में हाई एंड बाइक्स का बाजार तेजी के साथ बढ़ रहा है, और इसी को भुनाने के लिए सभी लग्जरी बाइक बनाने वाली कंपनियां अपने प्रोडक्ट भारत में उतार रही हैं। कावासाकी ने आज 2 बाइक्स लॉन्च की हैं। पहला है कावासाकी Z1000 और दूसरी है निंजा 1000। दोनों ही बाइक्स की कीमत 12.5 लाख रुपए के आसपास है। कंपनी दोनों बाइक्स को इंपोर्ट करके यहां बेच रही है। बाइक रफ्तार के दीवानों के लिए बनी है, जिन्हें स्पीड के साथ परफॉर्मेंस भी चाहिए। दोनों ही बाइक्स में 142 bhp पावर देने वाले 1000 cc के इंजन लगे हुए हैं। इन बाइक्स में रफ्तार पर कंट्रोल के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ ABS जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। ठंड ने उत्तर भारत को जकड़ लिया है। आज देश के पहाड़ी इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई। जम्मू में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें और हाईवे बंद हो गए। गुलमर्ग और किश्तवाड़ में भी 1 फुट गहरी बर्फ जमी है। वहीं श्रीनगर में तो करीब 1 इंच बर्फ गिरी। भारी कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में 65 के करीब ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसके अलावा रेलवे ने अगले 10 दिनों के लिए 53 ट्रेनों की सेवा बंद कर दी है, और उड़ानों पर भी कोहरे की वजह से असर देखने को मिल रहा है। और आवाज एट 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।